कल हम जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत देख रहे थे कि सबसे पहले कि एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन देखा था। अंकित, इधर हो बेटा। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या देखा था, एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन देखा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंडिंग ली जाती है कि ऑफेंस मेड आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑफेंस बन रहा है तो कोर्ट में चार्जशीट आती है, और अगर ऑफेंस नहीं बन रहा है तो कोर्ट के अंतर्गत क्लोजर रिपोर्ट आती है, जिसे हम देसी भाषा में एफआर बोलते हैं। है ना, एफआर वैसे वर्ड नहीं है उसके लिए, केवल देसी भाषा में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एफआर। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट में चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट दोनों इंक्लूड होती है। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकली जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम उसे चार्जशीट कह देते हैं, और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसे हम क्लोजर वो सॉरी एफआर कह देते हैं। क्या हमारे मामले में एफआर लगे। एफआर का मतलब हो गया फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, देसी भाषा में, और ये ट्रेड में बन गया तो चाहे सभी वर्ड की व्यक्ति क्या करते हैं, यही वर्ड यूज करते हैं कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो के साथ एफआर आ गई, और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो के साथ चार्जशीट है। लेकिन होती एफआर ही है, दोनों फाइनल रिपोर्ट होती हैं। और फाइनल रिपोर्ट किस में, नहीं, ठीक है। और फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसी भी हो सकती। अगर पॉजिटिव है तो उसे चार्जशीट बोलते हैं, नेगेटिव है तो क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक, लेकिन जनरल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रचलन में जो वर्ड है, पॉजिटिव रिपोर्ट को हम चार्जशीट बोलते हैं, और नेगेटिव रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एफआर बोलते हैं कि साहब एफआर लगी। आगे बात, दोनों वर्ड समझ में आ गए। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जैसे मान लीजिए वो तो हमने एक छोटा मामला देखा, अगर हम बड़ा मामला देखते तो क्या होता, उसकी क्या प्रोसीजर होती। तो देखिए, सपोज करो कि एक मामला है सेक्शन 379 आईपीसी का। सेक्शन 379 आईपीसी का कोई मामला है, यानी चोरी का कोई मामला है। ठीक, चोरी हो गई। अब उस चोरी को प्रूव भी तो करना पड़ता है कि चोरी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति थाने पे गया, और थाने पे जाने के बाद में एक कंप्लेंट देता है, और कंप्लेंट पे क्या होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट पे क्या हुआ, एफआईआर रजिस्टर्ड। एफआईआर में क्या होता है, पुलिस प्रोसीडिंग होती है। क्या होती है, एफआईआर के अंतर्गत क्या होती है, यहाँ पर पुलिस प्रोसीडिंग्स होती है। उस पुलिस प्रोसीडिंग में तीन बातें लिखी जाती हैं। पहला, कि ऑफेंस कौन से सेक्शन में आ रहा है। दूसरा, एफआईआर नंबर। और तीसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक। अब मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्स है, अब ये चोरी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तो देखो, जब चोरी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है तो क्या होता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी गई है, वो एक डायरी मेंटेन करता है, जिसे हम बोलते हैं केस डायरी। क्या बोलते हैं, केस डायरी। और ये केस डायरी जो लिखी जाती है सेक्शन 172 सीआरपीसी में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है, सेक्शन 172 सीआरपीसी में लिखी जाती है, जिसमें वो लिखता है कि भाई आज मेरे को ये फाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मिली।
अब जो जो वो प्रोसीडिंग करता है वो सारी प्रोसीडिंग उस डायरी में लिखता है। उसको हम बोलते हैं केस डायरी और पुलिस डायरी। आगे बात समझ। एक होती है केस डायरी और पुलिस डायरी, और एक होती है जर्नल डायरी। जर्नल डायरी का मतलब होता है कि थाने में जो भी घटना हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन आई, कौन आया कौन गया, ये सारी बातें लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं जर्नल डायरी। और जो केस से संबंधित होती है उसको हम बोलते हैं केस डायरी या पुलिस डायरी। तो पुलिस डायरी और केस डायरी तो एक है, और जर्नल डायरी समझ गए आप, रोज नामचा। यानी रोज नामचा पूरे थाने के लिए होता है, और पुलिस डायरी और केस डायरी केवल उस केस के बारे में होता है ना। तो दो ही, एक तो जर्नल डायरी और एक पुलिस डायरी और केस डायरी, है ना। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन सारी बातों को क्या करता है, अपनी डायरी में लिखता है कि भाई वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, उस सारी पोस्ट। अब देखो इस केस में, चोरी के केस में, जो थेफ्ट का केस है ना, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा कागज कलेक्शन करने के लिए। तो चोर तो सामान लेके जा चुका, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाता है ना। बुलाने के लिए उस व्यक्ति को, जो कंप्लेनेंट है, उसे एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आप इस केस में जो भी जानते हो वो कोर्ट में आओ और हमें बताओ, ठीक। ये जो नोटिस दिया जाता है वो सेक्शन 160 सीआरपीसी और सेक्शन 179 बीएनएसएस में दिया जाता है। अरे मेरी बात समझ लो, ये नोटिस किसको, कंप्लेनेंट को, कि भाई आपको मामले के बारे में क्या पता है, इसके लिए उसे बुलाया जाता है और नोटिस दिया जाता है, ठीक। और ये नोटिस कहाँ दिया जाता है, सेक्शन 160 सीआरपीसी में और सेक्शन 179 बीएनएसएस में उसको नोटिस दिया जाता है कि भाई आप मामले में आओ और हमें बताओ। अब कंप्लेनेंट कहाँ आ गया, कोर्ट में आ गया, वहां पे थाने पे आएगा। फिर इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो कहाँ, वो कहेगा कि साहब मैंने अपने घर के बाहर बाइक खड़ी की थी, ठीक, रात को 11 बजे, सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर बाइक ही नहीं है। कोई भी अननोन पर्सन उसको चोरी करके ले गया। वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। 161 में ये दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप उससे सारी बात बताओ। अगर कहीं आप अपराध में फंस रहे हो या क्रिमिनल लाइबिलिटी आ रही हो, उस बात को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप उसे सही सही दोगे। ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 161 में, और सेक्शन 180 बीएनएसएस में दे रखा है ये बात, ठीक। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इससे पूछता है कि भाई और किसने देखा था। वो कहता साहब पड़ोस में हमारे अंकित भी रहता था, उधर खन्ना जी भी रहते थे, उन्होंने भी देखा था कि मैं रात को बाइक खड़ी की थी, और जब मैं सुबह बाइक ढूंढ रहा था तो ये दोनों मेरे पास आके पूछे तो मैंने इन्हें भी बताया। इन लोगों ने भी मेरे साथ में बाइक को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तो अब कौन कौन आ गए, अंकित और एक खन्ना जी। तो पुलिस जो भी गवाह बुला रहा है उसे सेक्शन 160 और 179 बीएनएसएस में क्या करता है, नोटिस देता है कि भाई आप आओ और बताओ। फिर इन तीन व्यक्तियों के इसने क्या कर लिए, तीन पर्सन्स के
स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए किसने? ठीक। फिर उसके बाद में जो कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट को जो इंसिडेंट प्लेस है, घटना स्थल है, वहां पे लेके जाता है कि भाई कहाँ की घटना है। और फिर उससे वो जगह आइडेंटिफाई कराता है कि कौन सी जगह आपने बाइक खड़ी की थी जहां से चोरी हुई। ठीक। तो ये कहता है कि साहब इस एक्स प्लेस पे मैंने बाइक चोरी खड़ी की थी। तो वो जाकर के उस इंसिडेंट प्लेस का मैप तैयार करता है, यानी उस घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करता है कि भाई यहां पर इंसिडेंट हुआ था। ठीक। अब ये प्रोसीजर हो गई क्या? कंप्लीट। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस क्या करती है? वो कहता है कि भाई हमने प्रयास किए पुलिस ने, लेकिन न तो मोटरसाइकिल मिली, न ही एक्यूज मिला। इसलिए अभी तो हम क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं। उसका रीजन ये होता है, अगर क्लोजर रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है ना। इंश्योरेंस, जो गाड़ी का इंश्योरेंस मिलता है, कब मिलता है? जब पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि नहीं मिल सकते, तो क्या ठीक है अब तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन में मामला चलता है तब तक आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस क्लेम कब होता है? आफ्टर ये क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, कि यानी पुलिस वाले अपने हाथ खड़े कर दे कि नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, उसके बाद में अगर क्लोजर रिपोर्ट आती है ना, तो उसके बेस पे इंश्योरेंस। अब लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि फाइनल है, कोर्ट एक्सेप्ट करता है कि भाई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहो। अब होता क्या है कि जैसे इसकी बाइक, किसकी? ये बाइक जो चोरी हुई, ये मान लीजिए पी बाइक है, और ये पी बाइक क्या हो गई? चोरी हो गई। और ये मान लीजिए किसी और थाने में पकड़ी गई, कई बार हो जाता है ना कि 10 बाइक पकड़ी गई, 15 बाइक पकड़ी गई, उनमें मिल जाती है। तो जिस थाने में ये होता है, उसको इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि भाई आपकी बाइक हमारे थाने में क्या की गई है? पकड़ी गई है। कई बार क्या होता है कि उसी थाने में वो बाइक लेके घूम रहा होता है, तो जब वो कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, चेक पोस्ट लगी हुई होती है, उस दौरान भी पकड़ में आ जाता है। ठीक। अब मान लीजिए पुलिस ने इस वाई व्यक्ति को बाइक के साथ में पकड़ा, चुराई हुई बाइक के साथ। पुलिस पूछती है कि बाइक किसकी है। बाइक के नंबर ये देखने के बाद लगता है कि बाइक तो वही है जो पहले चोरी हो रखी। ठीक। तो पुलिस उसको, जो बाइक मिली है, उसको सीज करती है। क्या करती है? सीज करती है। और उसका एक सीजर मेमो तैयार कर, बाइक को क्या करेगी? सीज करेगी। और उसका सीजर मेमो तैयार होता है कौन से सेक्शन में? अगर किसी के पास चुराई हुई वस्तु मिली है तो उसे सीज करती है, और उसका सीजर मेमो तैयार करती है। इसका प्रोविजन देख रखा है सेक्शन 100 CRPC। सीजर मेमो का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 100 CRPC। ठीक। फिर उस भाई साहब को, जिसके पास बाइक मिली है, क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और उसका एक अरेस्ट मीमो तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? जो चीज बाइक सीज हो रही है उसका क्या होता है? सीजर मेमो। और जो व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है उसका क्या होता है? अरेस्ट मीमो। और अरेस्ट मीमो का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 41B CRPC। कहाँ दे रखा है?
सेक्शन 41B CRPC में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। आगे बात समझ में, जहां पर वो अरेस्ट करता है, एक व्यक्ति से साइन करवाता है। ठीक, अगर परिवार का सदस्य है तब तो ठीक है, परिवार का सदस्य नहीं है तो उसके अरेस्ट की सूचना उसके परिवार वालों को दी जाती है। उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। कहां प्रोविजन क्या हुआ है? सेक्शन 50A CRPC। ये सेक्शन पढ़ना घर पे जाके। सेक्शन 50A CRPC में उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देगा किसको? घर वालों को, कि आपके भाई साहब कहाँ हैं। एक महिला थी जिसका नाम था विश्नारा खातून। सुना है नाम? विश्नारा खातून एक सोशल एक्टिविस्ट थे, और हुशनारा खातून ने 3 PIL लगाए। नहीं, एक PIL में उसने बिहार की जेलों के बारे में लगाया। एक केस हो रहा था रुदल शाह का भी। रुदल शाह का पहला केस है। इन्होंने जेलों के बारे में केस किया। कई मामले ऐसे पाए गए जेलों में जिसमें सजा तो 3 साल की थी, और आदमी पिछले 15 साल से जेल में बंद है। ट्रायल चल रही है, सजा 3 साल की। कई जगह ऐसी पोजीशन थी, बेलेबल ऑफेंस में भी व्यक्ति जेल में बैठा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। अब एक बात समझो भाई, आज तो आपके पास कम्युनिकेशन का साधन है कि कोई भी व्यक्ति आपको फोन करके बता दे। लेकिन आज से पहले, हम 2000 से पहले की बात करते हैं, कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि यहां से चेन्नई चला गया। अब रास्ते में वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खाया क्या पिया, आपको पता चल जाएगा क्या? अभी तो फोन करके पूछ लिया, हाँ भाई कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त ये थोड़ा था। या तो वो घर वालों के फोन पे फोन करे, घर वाले तो उसको कर ही नहीं सकते थे। नहीं, अब मान लो वो चेन्नई चला गया। चेन्नई से मान लीजिए उसका मन किया कि चलो यार 2 दिन गोवा घूम करके चलते। घर वालों को कहा कि मेरे को 2 दिन और जरूरी काम है, और मैं, अब वो चला गया गोवा। गोवा वो घूम रहा है, अपराध हो गया उससे। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब गोवा में उसकी बेल कौन करवाएगा? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस का भी रूल यही है कि जब तक आप बेल देने के लिए तैयार नहीं होते तब तक बेल में नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक बात बताओ, गोवा में उस आदमी की बेल कौन कराएगा? और वो भाई साहब कहाँ है? जेल में है। घर वाले ढूंढ रहे हैं कि चेन्नई से आया था, लेकिन घर नहीं पहुंच। इन्होंने एक FIR रजिस्टर्ड, एक होती है MPR, वर्ड सुना है MPR? इसको बोलते हैं मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। अगर अपराध की इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर पर्सन खो गया है तो उसकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उसको बोलते हैं MPR, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। समझ गए? घर वालों ने यहाँ MPR डाल दी, बंदा जेल में पड़ा है, घर वालों को भी पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। अपराध चाहे कोई है, वो जेल में मजे कर रहा है। तो ये मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में एक केस डिसाइड हुआ जिसका नाम था डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997, 1997। डीके वसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, किसके उसमें यही रिपोर्ट आई, कौन सी, कि सब जेलों की स्थिति देखी, अक्यूज जेल में पड़ा है, घर वालों को पता ही नहीं है कि जेल में है कि नहीं है। और वो कह रहा है कि जब तक, अब कोई मान लो बाहर है तो उसकी बेल बॉन्ड तो घर वाले ही देंगे, कोई बाहर का व्यक्ति तो कैसे देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, और वो कहता है इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी की, कौन से केस में, डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एक बात तो सही है कि पुलिस की अब ड्यूटी है कि किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो तो विद इन 12 आवर्स, कितने में, 12 घंटे के भीतर उसके घर वालों को इंफॉर्मेशन करोगे, ठीक। और अक्यूज को जैसे ही अरेस्ट करोगे वैसे ही उसे ये राइट के बारे में बताओगे कि भाई साहब आप अरेस्ट हुए हो और अरेस्ट की इंफॉर्मेशन आपके किस रिश्तेदार को दे, और 12 घंटे में इंफॉर्मेशन दोगे, इंफॉर्मेशन के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करोगे कि आपने ये अधिकार बता दिया, इसको इंफॉर्मेशन दे दी, और मजिस्ट्रेट के सामने जब अक्यूज को आप पेश करोगे तो मजिस्ट्रेट पहले ये कंफर्म करेगा कि उसके घर वालों को इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। और उसी प्रोविजन को फिर यहां जोड़ दिया गया, कहा, सीआरपीसी के सेक्शन 50A में, घर वालों को इंफॉर्मेशन दे दी। भाई साहब कहाँ है, अब देखो सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट क्या कह रहा है कि भाई आपके पास कोई चुराई हुई चीज है तो क्या प्रजम्पशन क्रिएट की जाएगी कि या तो आप चोर हो या स्टोलन प्रॉपर्टी आपने रिसीव। भाई दो ही प्रजम्पशन की जाएगी कि या तो आप चोर हो या आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या किया है, रिसीव। आगे बात समझ में, दो बातें आपको समझ में आ गई कि या तो आप चोर हो या आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या किया है, रिसीव किया है, दोनों बातें समझ में आ गई। अब इस भाई साहब के पास बाइक मिली है तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा कि भाई ये चोर है। फिर पुलिस इससे पूछती है, फिर ये कहता है कि साहब मैंने चोरी की थी, मैंने उस जगह से चोरी की थी, ठीक। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को, किसको, अक्यूज को कहाँ ले जाते हैं, इंसिडेंट प्लेस पे। फिर वो कहता है कि यहीं से चोरी की थी, और परिवादी क्या कह रहा है कि यहीं से चोरी हुई है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कोरोबरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कि परिवादी की बात और अक्यूज की बात दोनों क्या हो रही है, कंफर्म हो रही है कि चोरी इसी ने की है इस स्थान से। फिर अक्यूज को हम लेके जाते हैं कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के यहाँ, है ना। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाते हैं। तो देखो समझना, सेक्शन 167 सीआरपीसी में इसके लिए प्रावधान किया गया है। कहां पर, सेक्शन 167 सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 20 पढ़ा है, 2 पढ़ा है आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 22, इसमें अक्यूज पर्सन को कुछ राइट दिए हुए हैं। पहला, कि अक्यूज पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसे अरेस्ट के रीजन
या कारण बताना जरूरी है। आगे बात समझ में कि आप उसे अक्यूज को अरेस्ट क्यों कर, इसके लिए उसे क्या करोगे, रीजन बताओगे, कारण बताओगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, अक्यूज को राइट दिया हुआ है कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से अपनी पैरवी करवा सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करा सकता है। किससे? अपने पसंद के वकील से। आर्टिकल 22 फर्स्ट यानी 22 फर्स्ट में ये प्रोविजन। सेकंड में ये कहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे से ज्यादा अपने पास अरेस्ट नहीं रख सकते। उसे 24 घंटे के भीतर कहाँ, कोर्ट में पेश करना होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से प्रोड्यूस करना होगा, यानी 24 घंटे से ज्यादा वो नहीं रख सकते। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी देर अपने पास रख सकते हैं? 24 आवर्स, अरेस्ट के 24 आवर्स तक ये रख सकते। 24 आवर्स बाद में इसको कहाँ भेज दिया जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जब अक्यूज आता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में दो ऑप्शन होते हैं। नहीं, सबसे पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज को कौन पेश कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस के पास में दो ऑप्शन होते हैं। पुलिस के पास में क्या होता है? दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर अक्यूज की आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जरूरत है तो पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि सर मेरे को भाई साहब को ले जाने दो और सेवा करने दो, और वो डिमांड करती है पीसी। इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। क्या बोलते हैं? पुलिस कस्टडी। दूसरा, कि साहब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसको कहाँ भेज दिया जाए? जेल भेज दिया जाए। इसको बोलते हैं हम जुडिशियल कस्टडी। देखो, कोर्ट ने अगर पुलिस कस्टडी का क्या कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है, तो अब अक्यूज के पास कोई राइट नहीं है। उसे थाने पे जाना पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। कहाँ पे? थाने पे। क्या आज का भोजन थाने वाले खिलाएंगे। लेकिन जब कोर्ट ने क्या कर दिया, जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर कर दिया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अक्यूज को राइट होता है। किसका? बेल का। बेल का राइट कौन से सेक्शन में? 437। ध्यान रखना, पुलिस कस्टडी का जो ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट में बेल का राइट नहीं होता। किसके अगेंस्ट में होता है? कोर्ट ने कहा कि इसकी जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के बाद में आप बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पुटअप करते हो। ठीक। और कोर्ट से ये कहते हो कि साहब छोटा आदमी है, बालक है, फर्स्ट ऑफेंडर है, नहीं प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है, घर का कमाने वाला सदस्य, जेल में गया तो बुरी संगत में पड़ जाएगा, समाज में इसकी रेपुटेशन भी है, भागेगा कहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ये अपने पूरी अपीयरेंस देगा, इसलिए काम कीजिए, इस पे बेल ले लीजिए। अब कोर्ट का यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो बेल ले, चाहे तो नहीं ले। अगर कोर्ट ने बेल ले ली तो आप कितने भी दिन में इन्वेस्टिगेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ। लेकिन अगर कोर्ट ने बेल नहीं ली, ठीक है, कोर्ट ने क्या नहीं ली, बेल नहीं ली, तो फिर पाबंदी लगा दी इन्होंने
वो कहता है कि कोर्ट ने बेल नहीं ली, अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है, मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो पुलिस की ड्यूटी है कि जिस दिन उसके यहां से कहां पर, अरेस्ट से नहीं, जिस दिन अक्यूज को मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस किया, पेश किया, उस दिन से 90 डेज में, कितने दिन में, 90 डेज में पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कंप्लीट करेगी। कितने दिन में, कौन से मामलों में, जिनमें कैपिटल पनिशमेंट, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट, एलआई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इम्प्रिजमेंट कितना, नोट लेस देन 10 ईयर्स, 10 वर्ष से अनून वाले मामले हैं। इन मामलों में कितने दिन में, 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना क्या है, जरूरी है। और बच्चे अदर मामले, उन मामलों में 60 में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ठीक। अब यहां वर्ड क्या दे रखा है, नोट लेस देन 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो 10 ईयर के कारावास से पनिशेबल मामले हैं, उनमें क्या होगा, 10 ईयर से जो पनिशेबल मामले हैं उनका क्या होगा, उनमें चार्जशीट 90 डेज में आएगी या 60 डेज में आएगी। भाई इसमें तो क्लियर हो गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, और वर्ड क्या दे रखा है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 10 ईयर्स वाले मामले हैं, इनमें चार्जशीट 90 डेज में आए या 60 डेज में आए। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, एक केस था राकेश पाल सिंह, है ना, स्टेट ऑफ आसाम, उसमें इन्होंने ये कहा कि जहां 10 ईयर्स के ऑप्शन में कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, वहां तो कितने दिन में, 90 डेज। और जहां सिंपल 10 ईयर्स की पनिशमेंट है, वहां पर 60 दिन में आएगी। लेकिन जो बीएनएस है, उसमें इन्होंने ये प्रोविजन कर दिया कि 10 वर्ष वाले मामलों में चार्जशीट कितने दिन में आएगी, 90 दिन। यहां वर्ड चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि 10 ईयर्स और मोर। क्या वर्ड यूज किया है, 10 ईयर्स एंड मोर। तो अब 10 ईयर्स वाले मामलों में जो नई बीएनएसएस है, उसमें कितने दिन में, यानी 90 दिन में चार्जशीट आएगी। पुराना लो वो है, नए लो के अकॉर्डिंग 10 साल वाले मामलों में चार्जशीट कितने दिन में आएगी, 90 दिन में आएगी। बीएनएसएस में ये प्रोविजन किया है। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 90 और ये 60 दिन है, इनमें चार्जशीट नहीं आती या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, तो क्या इफेक्ट होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर पुलिस कस्टडी में एक्यूज है और इधर 90 और 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, तो अक्यूज को बेल का हकदार हो जाएगा। यानी किसका, बेल का राइट अराइज हो जाएगा। और इस राइट को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल या चूक जमानत। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल या चूक जमानत। ठीक है, कितने दिन में, 60 और 90 दिन। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि 90 डेज और 60 डेज में
जेसी कितनी हो सकती है और पीसी कितनी हो सकती है? तो इन्होंने कहा कि जेसी तो कितनी भी हो सकती है, जेसी की कोई लिमिट नहीं थी, कि 90 दिन भी जेसी हो सकती है, 60 दिन भी जेसी हो सकती है। लिमिट किसकी दी है कि इस 90 दिन में पीसी कितनी हो सकती। तो इन्होंने कहा कि 90 दिन में पीसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15। और वो भी स्टार्टिंग के 15 दिन, यानी 15 डेज। किसके? शुरुआत के 25 15 दिन। किसने कहा ये बात? एक केस आया था 1994, सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, जो लो अभी तक चला हुआ आ रहा था। ठीक। नई जो बीएनएसएस है उसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि ये जो पीसी है वो कितने दिन की होगी, मैक्सिमम 15 डेज की होगी, ये रूल रखा है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो मामले 90 दिन वाले हैं उनमें स्टार्टिंग के 60 दिन में कभी भी 15 दिन की पीसी ली जा सकती। कौन से मामले? वो तो स्टार्टिंग के 15 डेज से। अब इन्होंने क्या कर दिया कि पीसी तो 15 डेज की होगी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि 60 दिन में 15 दिन की पीसी कभी भी ली जा सकती। 90 दिनवा। हाँ बेटा। भाई पहले क्या था कि 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 दिन ही आप पीसी ले सकते थे। 16 दिन हो गए तो, 20 दिन हो गए तो पीसी नहीं ले सकते। आ गई। लेकिन अब इन्होंने कहा कि पीसी तो टोटल मिलाकर के कितने दिन की होगी, लेकिन 60 दिन तक आप कभी भी ले सकते हैं। आगे बात समझ रहे हो? ये नया। और जो मामले 60 दिन के हैं, कौन से? 40 दिन वाले हैं, 60 दिन वाले हैं, उनमें भी पीसी मैक्सिमम कितनी होगी? लेकिन कितने दिन तक ले सकते हो आप? 14 डेज। 40 दिन तक ले। पहले रूल क्या था कि 15 दिन और स्टार्टिंग के 15 डेज। अब इन्होंने कहा कि 15 दिन, लेकिन जो 90 वाले हैं उन मामलों में 60 दिन तक, और इन मामलों में 40 दिन तक क्या किया जा सकता है। बेटा देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, समझना। जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों ने चोरी की, एक्स ने और वाई ने। ठीक। पुलिस ने एक्स को पकड़ लिया और इससे पूछा कि भाई वो जो चोरी का माल है वो कहाँ है? वो कहा, सब वो तो वाई के पास। ठीक। अब इसके अरेस्ट के 20 दिन बाद में वाई को पुलिस ने पकड़ा। वाई से पूछा माल का है? वो कहा, साहब एक्स के पास। अब कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती थी? और वो भी कौन से? अब कितने दिन हो गए उसको अरेस्ट हुए, कितने दिन हो गए? अब पुलिस पुलिस कस्टडी तो नहीं ले सकती। अब कैसे इन्वेस्टिगेशन करे जब तक उन दोनों को आमने सामने बिठाए नहीं, तब तक कैसे करे? सीबीआई के मामलों में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में कोर्ट ने परमिशन दे दी, लेकिन रूल नहीं था। अब ये मान लीजिए कि इसकी जेसी हो गई, 20 दिन बाद ये पकड़ा गया,
तो भी अब पीसी ले सकते हैं। कोर्ट से रिक्वेस्ट कर ले कि साहब ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में स्टेटमेंट कर रहे हैं कि ये कह रहा है माल इसके पास है, ये कह रहा है माल इसके पास है, इसलिए हमें एक्स को भी दीजिए 2 दिन हमारी सेवा में। तो हम उसकी भी सेवा करें, दोनों की सेवा करके पूछे कि माल का है। तो इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि पीसी तो मैक्सिमम कितनी होगी, पहले स्टार्टिंग के 15 डेज थे, लेकिन अब कौन से, आगे बात समझ कि अब पुलिस ने देखो चोरी के मामले में क्या क्या कर लिया। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, स्टेटमेंट ले लिए, इंसिडेंट प्लेस का मैप तैयार कर लिया, सीज कर लिया किसको, बाइक को, अक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अक्यूज के अरेस्ट के बाद में, अरेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर होती है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। उससे हमने अक्यूज की आइडेंटिफिकेशन पे हमने घटना स्थल का मैप बना लिया। हो गया सारा काम भाई। परजम्पशन 114 की ड्रॉ होगी। बाकी कोरोबरेटिव एविडेंस से वो क्या हो रहा है, कोरोबरेशन हो रहा है। इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ जाएगी, कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगी। आगे बात समझ, तो इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ जाएगी, कोर्ट में आ जाएगी। इसको फिर चार्जशीट आ जाएगी। तो एक चीज समझ में आई कि पहला हम क्या पढ़े, एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है एफआईआर के बारे में, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मैंने 2-4 सेक्शन लिखवाए हैं, उनको जरूर आप एक बार पढ़ना कि मैंने जो बताया है उसको कंफर्म करना। आगे बात समझ, तो 2 बातें हम सीख गए, पहला एफआईआर और दूसरा इन्वेस्टिगेशन। अब आएगी चार्जशीट, चार्जशीट के बाद चार्ज। आगे बात समझ, कोर्ट में चार्जशीट और चार्जशीट के बाद चार्ज कैसे, उसकी लो देखेंगे, है ना। लेकिन हम नेक्स्ट क्लास लेंगे मंडे को। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी, मंडे को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो एपीओ मेंस दे रहे हैं उनका हो जाने दो, फिर हम एक साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। अब 3 दिन में कोई वो नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि सर लाइव में थोड़ा सा ठीक रहता है, मैंने कहा ठीक है, फिर 2 दिन की बात है ना, फिर मंडे से लेंगे। और बाकी जो अब तक तैयार हुई है उसका वीडियो मैं आपको भिजवा देता हूँ, है ना, उनको आप 3 दिन देख लेना, जो 2 दिन क्लास हुई है उसको आप कर लेना, है ना।